देखो, टॉपिक है मानव संसाधन। टॉपिक कौन सा है? मानव संसाधन। हम लोग पढ़ लिए पूरा, एक बार फिर से देखिए कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है उनका दोहन कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। जितने भी संसाधन है उसका दोहन है वो उपयोग कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। मनुष्य स्वयं में क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। मनुष्य स्वयं में कैसा संसाधन है? बहुमूल्य संसाधन है। मनुष्य को संसाधन कौन बना देगा? तो मनुष्य को संसाधन उसकी शिक्षा की गुणवत्ता बना देगा, प्रशिक्षण बना देगा, चिकित्सा सेवा बना देगा। ये सब के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? संसाधन बन पाता है। नहीं तो जो घर में पड़ा निठल्ला है ना, जो कोई काम नहीं कर रहा है, क्या वो संसाधन कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। अभी सो के उठ जाना चाहिए था, अभी 8 बजे तक सो के नहीं उठेगा, 10 बजे तक सो के नहीं उठेगा, उठेगा 11 बजे, ब्रश करेगा, फिर खाएगा और रात को 1 बजे तक क्या करेगा? सोएगा। तो वैसे व्यक्ति क्या संसाधन कहलाएंगे? क्या नहीं कहलाएंगे। जिस देश का बता रहा है क्या, देखो, जिस देश का मानव संसाधन जितना विकसित होगा वह देश क्या होगा? उतना ही ज्यादा विकसित होगा। कहने का मतलब, अभी एक एग्जाम्पल पढ़ाते वक्त बताए थे ना कि यदि एक घर में 1 गो कमाने वाला है तब, और एक घर में 5 गो कमाने वाला है तब, तो दोनों का विकास क्या एक जैसा हो पाएगा? क्या नहीं होगा। क्लास 10 में जब पढ़ाते हैं ना हम लोग इकोनॉमिक्स, तो बताता है कि एक आदमी जो अच्छी गुणवत्ता से पढ़ा उसकी सैलरी एक मंथ का 1 लाख रुपया है। एक अकेला आदमी का सैलरी कितना है? 1 लाख रुपया। और किसी दूसरे घर में जो पढ़ा लिखा नहीं, तो 5 गो आदमी है और 5 आदमी का मिलाकर के सैलरी जाता है 1 लाख। तो किसके यहाँ विकास ज्यादा होगा? एक के यहाँ की या 5 के यहाँ? एक के यहाँ ज्यादा विकास होगा, है ना। तो शिक्षा क्या कर दिया? लोगों को विकास का रास्ता दे दिया। लेकिन जो शिक्षा नहीं, पैसा तो वो भी कमा ले रहा है, कमा ले रहा है ना, लेकिन वो क्या कर पाया? विकास नहीं कर पाएगा। देखो, एक अगला टॉपिक है जो हम लोग संसाधन भूगोल पढ़ते हैं ना, उनके एगो जनक हैं और उन जनक का नाम क्या है? जिमरमैन। क्या नाम है? जिमरमैन। फिर देखो, हम लोग जिस टॉपिक्स पे पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स का अगला पॉइंट जनसंख्या का वितरण। क्या है? जनसंख्या का वितरण। देखते हो ना, अपने घर में भी देखो, अगल बगल में भी देखो, तो किसी घर में पुरुषों की संख्या अधिक, किसी घर में महिलाओं की संख्या अधिक, किसी घर में 1 आदमी, तो किसी घर में कितना? 10 आदमी, तो किसी घर में 20 आदमी भी रहता है। तो जनसंख्या का वितरण हर एक जगह क्या है? अलग अलग है ना। पृथ्वी पर लोगों के बसाव के तरीके क्या होते हैं? जनसंख्या का प्रतिरूप कहा जाता है। लोगों के बसाव के तरीकों को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का प्रतिरूप कहा जाता है। विश्व का 90% जनसंख्या विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों में है। विश्व का कितना? 90% जनसंख्या कहां पर है? 3 क्षेत्रों में। कहां कहां? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्रों में है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है, और कौन? पूर्वी तथा कौन सा? मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या क्या है? अधिक है। अब एक एक पॉइंट में देखेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। सो 10% जनसंख्या बिखरे स्थिति में पाए। क्या 10% जनसंख्या क्या है? बिखरे स्थिति में। देखो, लगभग 95% जनसंख्या, अगला पॉइंट, 95% जनसंख्या किधर? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या कितना बताया? 95%। और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कितना बताया? इसका भौगोलिक कारक है। क्या कारक है? कि जो है ना, पृथ्वी का जो भूभाग बांटा गया है, तो जो भूमि है ना वो अधिक किधर है? उत्तरी गोलार्ध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध की ओर क्या है? कम है, जिसके कारण से जनसंख्या किधर की ओर? उत्तरी गोलार्ध की ओर है। देखो, वह लिखा है कि लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है तथा शेष 5% जनसंख्या किधर पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। और फिर देखना, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लगभग कितना? 60% जनसंख्या निवास करती है। कितना परसेंट? 60%। एक और टॉपिक से आगे लिखा है, देखो, विश्व का जितना जनसंख्या है ना उसका 60% जनसंख्या ना 10 देश में। विश्व में लगभग 212 से ऊपर देश है। 195 गो रजिस्टर्ड देश का नाम है ना, जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नाम अंकित है। लेकिन जो और एक्स्ट्रा बच गया वो 212 से प्लस जो देश है, उन सभी देशों में मिला करके कितना? विश्व का 60% जनसंख्या मात्र 10 देश में।
सबसे अधिक कौन है? चीन। दूसरा नंबर पे कौन है? भारत। तीसरा नंबर पे यूएसए। चौथा नंबर पे इंडोनेशिया। पांचवा नंबर पे, छठा नंबर पे पाकिस्तान। सातवां नंबर पे नाइजीरिया। आठवां नंबर पे बांग्लादेश। नौवां नंबर पर रूस और 10वां नंबर पर कौन है? जापान है ना। भूपृष्ठ का 70% जनसंख्या, देखो क्या बोला, तो जितना भूभाग है ना, पृथ्वी को दो भागों में बांटा, एक समुद्र भाग और एक कौन सा? थल भाग और एक जल भाग। तो थल भाग 71%, थल भाग कितना है? 29% है, और जल भाग कितना है? 71% है। यानी 78% भाग में पानी है और 29% भाग में क्या है? भूमि है। और 29% का 70%, कितना बोला? 29% का 70% क्षेत्र जो क्या है? विरल है। 29% का कितना? 70% जो भाग है वो क्या है? विरल। विरल मतलब वहां पर जनसंख्या कम पाया जाता है, तथा मात्र जो 30% बचा ना, 30% पर जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। फिर देखो, अब कई कारकों से जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से रहती है। सबसे पहला आया भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हम लोग देखेंगे किसको? भू आकृति को देखेंगे, है ना, जलवायु को देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भी लोगों का क्या होता है? बसाव होता है। फिर देखो, दूसरा है मानवीय कारक। दूसरा कौन सा है? मानवीय कारक। मानवीय कारक में यानी मनुष्य के कारकों के द्वारा कौन? तो पहला हम लोग समझेंगे सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा कौन सा? सांस्कृतिक कारक। चलो नोट करो। है कि लोग पर्वत पठार की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। लोग कहां पर? पर्वत पठार की अपेक्षा कहां पर रहना पसंद करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। रुकिए भी, भारत में गंगा का मैदान क्या है? सघन बसा क्षेत्र है। भारत में जो गंगा का मैदान वो क्या है? सघन बसा क्षेत्र है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र समतल है, उपजाऊ भी है। और यहाँ पर भारत का कितना? 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। फिर देखो आगे क्या है? जलवायु। अगला टॉपिक क्या लिखा है यहाँ? जलवायु। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र लोगों के बसाव के लिए क्या उपयुक्त है? क्या बहुत अधिक ठंडा लगेगा या बहुत अधिक गर्मी लगेगा तो लोग रहना पसंद नहीं करता है। यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा पर लोग रहना पसंद नहीं करता है ना। 90 डिग्री कहां पर? ध्रुव पर भी रहना पसंद करेगा क्या? नहीं रहना पसंद करता है। लोग कहां पर रहना पसंद करते हैं? तो जहां शीतोष्ण है, ना ही गर्म ना ही क्या ठंडा, या उष्णार्ध, दोनों एक ही वर्ड है। क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है, यानी 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश तक। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। जहां जल पाया गया, उपजाऊ मृदा पाई गई, है ना, जन एवं क्या खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग हो, मिस्र में नील नदी घाटी क्षेत्र क्या है? घने बसा वाला क्या क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया गया? उपजाऊ मृदा। उत्तर भारत में उपजाऊ मृदा पाने के कारण क्या होता है? अधिक घना बसा क्षेत्र है। वैसा क्षेत्र जहां खनिज संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लो अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर क्या है? आबादी भी क्या पाई जाती है? घनी पाई जाती है। जैसे झारखंड का छोटा नागपुर पठार इलाका जो है वो किससे भरा हुआ है? खनिज संसाधनों से क्या हुआ है? भरा पड़ा हुआ है। समझ गए? आज हम लोग देखेंगे कौन सा? मानवीय कारक। कौन सा कारक? अर्थात जनसंख्या कहीं बढ़ने का कहीं घटने का मानवीय कारक क्या है, उस टॉपिक को देखो। मानवीय कारक में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कारक। कौन सा? सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में शिक्षा के रिगार्डिंग, स्वस्थ अनुकूल आवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब देखो, जैसे हम लोग पटना चलते हैं, रांची चलते हैं, हजारीबाग चलते हैं, तो देखोगे कि जिस कमरे में हम लोग यहाँ पर एक आदमी नहीं रहना पसंद करता है, उसी कमरे में वहां पर कितना 3 से 4 आदमी लोग रहते हैं, रह करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कहां पर? पटना में, रांची में, हजारीबाग में, है ना, कोटा में, नई दिल्ली में, जो जहां पे पढ़ने का केंद्र है, हब है। बेंगलोर को देखेंगे, जो सिलिकॉन वैली है,
उस जगह पे जो पढ़ने का हब है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, उस जगह पर लोगों का क्या होता है, आवास ज्यादा होता है। स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो देखो, हम लोग के यहाँ पे क्या है, रिम्स है, रांची में रिम्स है, तो रिम्स के अगल बगल में लोग क्यों ज्यादातर क्यों भीड़ रहता है, तो स्वास्थ्य को चेकअप कराने के लिए। वेलोर को देखिए तो क्यों है, तो किसके लिए, स्वास्थ्य को रिगार्डिंग लेकर के, तो वहां की जनसंख्या इस कारण से बढ़ी हुई है। फिर देखो आर्थिक कारक, लोग पैसा कमाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना। वही लिखा है कि ऐसा प्रदेश जहां रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहां घनी आबादी पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कोलकाता, अधिकांश लोग काम करने के लिए जाते हैं। मुंबई है, काम करने के लिए जाते हैं, है ना। बहुत अलग अलग जगहों पर लोग क्या काम करने के लिए जाते हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, जमशेदपुर है, ओसाका, ये सब जो शहर है, ये सब किसके लिए, तो आर्थिक कारक के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए लोग जाता है। तीसरा नंबर है सांस्कृतिक कारक। कौन सा, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक मतलब जहां पर तीर्थ स्थल होगा, तीर्थ स्थल में जैसे वाराणसी, लोगों को भीड़ होगा, वहां पे वाराणसी जाता है लोग, हरिद्वार जाता है, एरूशलेम जाता है, वेटिकन सिटी जाता है, अजमेर जाता है, तो लोग इसके लिए जाते हैं। क्यों, ताकि वहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। समझ रहे क्या, हल्ला नहीं करो, बुक दीजिए। झारखंड की जनसंख्या, क्या लिखा हुआ है, झारखंड की जनसंख्या। और झारखंड की जनसंख्या पे हम लोग को पहले पढ़ेंगे कि झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा है। झारखंड किससे भरा पड़ा है, खनिज संसाधन से क्या है, भरा पड़ा है। झारखंड में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है ना, अभ्रक पाया गया, सोना पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी में, समझ रहे हो क्या, बॉक्साइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। तो ये खनिज संपदा से क्या हुआ, झारखंड भरा पड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। हम लोग यहाँ पे झारखंड की जनसंख्या को टॉपिक्स पढ़ेंगे, और उस टॉपिक्स में हम लोग अभी 2021 का जनगणना पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोरोना के काल के कारण से 2021 की जनगणना को ना पढ़ करके हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, 2011 की जनगणना को पढ़ रहे हैं। तो जो 2011 की जनगणना को देखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 था। अभी हमको लगता है लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गया होगा। समझ गए क्या, देखो जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है, 1,69,30,315, यानी परसेंट में देखें तो 51 पॉइंट कितना 32% है। समझ रहे क्या, महिला जनसंख्या कितना है, 1,60,57,819, यानी कितना 48.67%। ये सब याद रखेंगे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, अर्थात प्रत्येक 10-10 साल में कितना परसेंट बढ़ जाता है, तो 22% जनसंख्या बढ़ जाता है। कितना परसेंट, 22%। देखो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो झारखंड के जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कितना व्यक्ति रहते हैं, 414 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात कितना है, तो 947 है, यानी 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं, 947 महिलाएं। झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो 66% है, 66.4% है। ये सब क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर देखो आगे टॉपिक, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, पुरुष कितना पढ़े लिखे हैं, तो 76 कितना 48% है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55 कितना है 4% है। फिर देखो जनसंख्या परिवर्तन, अगला टॉपिक क्या है, जनसंख्या परिवर्तन। और जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या परिवर्तन क्या है, प्रक्रिया है, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। जैसे देखो अभी दुर्गा पूजा आया, सभी लोग बाहर से कहां आ गए, गांव में आ गए, गांव की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन जहां रह रहे थे वहां की जनसंख्या क्या हो गया, घट गया। कुछ दिन के बाद दुर्गा पूजा जैसे खत्म हुआ, लोग एक एक करके क्या होने लगे, जाना शुरू कर गए, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जहां चले गए वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है। पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है, और तीसरा क्या है, प्रवास है ना। देखो जनसंख्या परिवर्तन के 2 प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है, एगो सापेक्ष वृद्धि दर, और दूसरा कौन, प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन। हम लोग देखेंगे फिर नोट में जन्म दर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जन्म दर। जन्म दर किसे कहा गया,
तो प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतिवर्ष जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहा गया? जन्म दर कहा गया। मृत्यु दर, प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतिवर्ष मृतकों की संख्या को क्या कहा गया? मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहा गया? तो जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर को क्या कहा गया? प्राकृतिक वृद्धि दर कहा गया। फिर देखो प्रवास। प्रवास मतलब किसी स्थान में लोगों को आने जाने को क्या कहा गया? प्रवास कहा गया। यहां से कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर यहां आ गया, तो प्रवास हो गया। फिर देखो उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब क्या करना? देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाना, वापस कभी नहीं आना, ये क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया। और अप्रवास क्या हो गया? किसी देश से इस देश में क्या हो जाना? आ जाना, ये क्या कहलाया? अप्रवास कहलाया। समझे?
देखो आगे टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। ये बता दिए हैं पढ़ाते वक्त भी, जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व क्या है समझिए, क्या लिखा गया है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना व्यक्ति रहता है ना, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। देखो धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। कैसे निकाला जाता है, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या, कुल क्षेत्रफल बटे कितना, कुल जनसंख्या। कुल क्षेत्रफल बटे कितना, कुल जनसंख्या। देखो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मार्कर ला तो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, देखिए ये तो फटक से। यहाँ पर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल लिखाएगा। कुल जनसंख्या बटे कितना, जल्दी, कुल जनसंख्या बटे कितना, कुल क्षेत्रफल। देखो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात देख समझ सकते हो, भारत के एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, 382। मैं झारखंड में देखो कितना रहता है, 414 है ना। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो कहाँ पर है, बिहार में है। वो 1100 से भी प्लस है। कितना, 1100 से प्लस। देखो अब आगे टॉपिक्स आया जनसंख्या संगठन। टॉपिक्स क्या आया, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, तो देखो कोई किसी के घर में देखेंगे तो एगो 5 साल का बच्चा है, एगो अभी 6 महीना का बच्चा है, एगो 80 साल का बुजुर्ग है, एक 50 साल का है, एगो 35 साल का है, एगो 40 साल का है। तो इस प्रकार का जो होता है उसे क्या बोला गया, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना से संबंधित होता है। संगठन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीजों को जान जाते हैं, लिंगानुपात को जान जाते हैं, साक्षरता दर को जान जाते हैं, ईटीसी को शामिल किया जाता है। किसी देश की आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य दशाएं, आय स्तर की जानकारी हमें किससे, जनसंख्या पिरामिड से या जनसंख्या संगठन से क्या होता है, पता चल जाता है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका आसान सा कौन सा है, जनसंख्या पिरामिड। कौन सा है, जनसंख्या पिरामिड। इसे आयु लिंग भी पिरामिड भी कहा जाता है। देखो अधिक जन्म दर व मृत्यु दर, देखो बुक दिखा जरा। देखो इस प्रकार के जो है ना, ये पिरामिड है। ये क्या है, पिरामिड है। अर्थात इस प्रकार के पिरामिड में दिखाया गया, नाइजीरिया का दिखाया गया। समझेंगे पहले टॉपिक्स को, किसका दिखाया गया, नाइजीरिया का। और क्या दिया लिखा है, देखो अधिक जन्म दर व मृत्यु दर दोनों अधिक होगा, यानी बच्चे का जन्म लेने की संख्या भी क्या होगा, ज्यादा, और मरने वालों की भी संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा तथा ऊपर की ओर क्या होगा, संकरा होगा। देखो नाइजीरिया वाला जब देखेंगे तो जो नीचे वाला पिरामिड दिखा रहा है वो कैसा दिखा रहा है, चौड़ा दिखा रहा है, लेकिन ऊपर में क्या दिखा रहा है, संकरा दिखा रहा है। यानी बच्चे को जन्म लेने की संख्या क्या है, ज्यादा है, और मरने वालों की भी संख्या क्या है, ज्यादा है। समझ गए क्या, देख लो एक तरफ पुरुष को दिखाया, एक तरफ क्या दिखाया है, महिला को दिखाया गया है ना। जब भी फिगर बने इस प्रकार से पिरामिड बने तो बाएं तरफ किसको दिखाया है, पुरुष को, और दाएं तरफ किसको दिखाया है, महिला लोग को। ठीक है। फिर देखो जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, यानी मरने वाले लोगों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तथा जन्म दर नियंत्रित है, यानी बच्चे की जन्म लेने की संख्या क्या है, नियंत्रित है, ऐसे देश की जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग में चौड़ा होता है। मध्य भाग में क्या होता है, चौड़ा होता है। देखो दूसरा फिगर जापान का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, जापान का। तो जापान में देखेंगे ना तो प्रतिशत देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो नीचे भी संकरा है, ऊपर भी संकरा है, लेकिन बीच में क्या है, चौड़ा है, क्योंकि युवा वर्ग क्या है, अधिक है। युवा वर्ग क्या है, अधिक है। वो लिखा है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, मरने वालों की संख्या क्या कम हो रही है, तथा जन्म दर नियंत्रित है, ऐसे देश की जनसंख्या पिरामिड कहाँ पर चौड़ा होता है,
तो मध्य भाग में क्या होता है, चौड़ा होता है। अब देखो तीसरा आया कम मृत्यु दर एवं कम जन्म दर, यानी मरने वालों की भी संख्या कम और जन्म लेने वालों की भी संख्या क्या, कम वाले देश के पिरामिड का आधार कैसा होता है, तो संकरा होता है। का आधार कैसा होता है, संकरा होता है ना। ये फिगर जो दिया हुआ वो देखो एक जैसे समान जैसे दिखाया हुआ, कहीं ऊपर नीचे है क्या, कहाँ का दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया का दिखाया हुआ। किसी देश की जनसंख्या क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझेंगे, किसी देश की जनसंख्या क्या एक मूल्यवान संसाधन है। देश की जनसंख्या क्या है, एक मूल्यवान संसाधन है ना। जैसे देखो एक अपाहिज जिसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, उनको देखो यदि वो अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है ना, ना ही पढ़ने लिखने में सक्षम है, ना ही और भी किसी प्रकार में चलने में और भी किसी भी प्रकार में वो अक्षम है, जितने भी प्रकार से बोलो अक्षम है, तो वो लोगों को नहीं, परिवार के लोगों को भी बोझ लगता है कि नहीं। और उसी घर में एक और व्यक्ति है जो बहुत अच्छे तरीके से है और पढ़ना लिखना भी जानता है, बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमाता है, तो वो बोझ नहीं कहलाता, जबकि ये क्या कहलाता है, बोझ कहलाता है। और वही दिव्यांग व्यक्ति देखो समझो, वही दिव्यांग व्यक्ति यदि क्या हो जाए, बढ़िया सा नौकरी पा जाए, है ना, और जब बढ़िया नौकरी पा जाए तो वो समाज के लिए बोझ, परिवार के लिए बोझ कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो वही लिखा है कि किसी देश की जनसंख्या क्या है, मूल्यवान संसाधन है। यदि देश के लोग शिक्षित हो गए, प्रशिक्षित हो गए, शिक्षा प्राप्त कर लिए, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया, यानी ट्रेंड भी हो गए, उत्साही भी हो गए कि नहीं हमको इस काम को करना है, आशावादी है, तो जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है ना। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना दिखाया है, 943, तथा झारखंड का कितना बताया, 947 बताया। एक टॉपिक्स को देखो, भारत की जनगणना, क्या लिखा हुआ है, भारत की जनगणना, है ना। हम लोग प्रत्येक 10-10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है, समझिए पहले तब नोट करेंगे। लेकिन 2021 में कोरोना के काल के कारण से जनगणना नहीं हो पाया, और जब जनगणना नहीं हो पाया तो हम लोग को अभी भी जो जनगणना पढ़ना पड़ रहा है ना, वो कौन सा पढ़ना पड़ रहा है, 2011 की जनगणना को ही पढ़ना पड़ रहा है ना। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, 1 अरब 21 करोड़, लेकिन अभी की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ से पार कर चुका है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या, लगभग कितना, 19 करोड़ जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम, है ना। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है। भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। कब हुआ था, 1872 में। लेकिन ये संपूर्ण जनगणना नहीं था, ये आंशिक रूप से कहीं कहीं जनगणना किया गया था। लेकिन भारत में जो संपूर्ण रूप से जो जनगणना शुरू हुआ वो कब, 1881 से प्रारंभ किया गया। कब से प्रारंभ किया गया, 1881 से। देखो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनगणना या जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, है ना। और 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था, 74% था। ये आप लोग का टॉपिक था, कौन सा, मानव संसाधन चैप्टर का क्या नाम है, हाँ? मानव संसाधन का फुल टॉपिक एंड डिस्कशन था।